नमस्कार भाई सभी को, आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन पर एक बार फिर से स्वागत है। और पिछली क्लास में हमने लेसन नंबर 4 पढ़ा था। इस क्लास में लेसन नंबर 5 मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। फर्स्ट है, ईसा पूर्व 34 सदी में मगध पर नंद राजाओं का शासन था। सेकंड है, मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। सी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना का संगठन किया और नंद राजा गणानंद को पराजित किया। और डी है, गणानंद एक लोकप्रिय राजा था। तो इसका हो जाएगा डी, गणानंद एक लोकप्रिय राजा नहीं था। उपयुक्त व्याख्या है, उपयुक्त ए, बी एवं सी कथन से यह नंद राजाओं ने करों की वसूली से अपार संपत्ति जमा कर ली थी और उनके पास एक विशाल सेना भी थी, परंतु वे कुशल शासक नहीं थे, इसलिए उनको उखाड़ फेंकना आसान था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा देकर युद्ध के लिए तैयार किया। ऐसा समझा जाता है कि नंद राजा जिसे गणानंद कहते हैं, वे लोकप्रिय नहीं था। तो कथन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यूनानी राजा सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पंजाब पर हमला किया था। सेकंड है, सिकंदर ने अखमनी सम्राट को हराकर उसके साम्राज्य को जीत लिया था और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। तो सभी सही है। उपयुक्त 1, 2 व 3 सही कथन है। यूनानी राजा सिकंदर ने भारत पर इसलिए हमला किया क्योंकि उत्तर के कुछ क्षेत्र अखमनी शासकों के ईरानी साम्राज्य में शामिल थे। उत्तर के जो कुछ क्षेत्र थे वे इसी शासक के ईरान में शामिल थे और पंजाब पर अब सिकंदर द्वारा पीछे छोड़े गए गवर्नर शासन करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में हरा दिया था। सेकंड है, चंद्रगुप्त का शासन समाप्त होने तक समूचा उत्तर भारत मौर्य के अधीन आ गया था। तो दोनों ठीक हैं। उपरोक्त दोनों कथन सही है। चंद्रगुप्त ने जल्दी ही समूचे पंजाब को जीत लिया था। समूचे पंजाब को किसने जीता था? चंद्रगुप्त ने। सुदूर उत्तर में कुछ प्रदेश यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर के अधीन थे। चंद्रगुप्त ने एक लंबे अभियान के बाद सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और सिंधु नदी के पार के उस प्रदेश को भी जीत लिया था। और सिंधु के पार जो प्रदेश था उसे भी जीत लिया, जो आजकल अफगानिस्तान का हिस्सा है। दोनों परिवारों के बीच विवाह संबंध भी स्थापित हो गए और इसके अलावा चंद्रगुप्त ने मध्य भारत के भाग को भी जीत लिया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त का शासन समाप्त होने तक समूचा उत्तर भारत मौर्य के अधीन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का उत्तराधिकारी कौन था? मौर्य वंश का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था, अशोक था, और इसमें बिंदुसार था। इसकी व्याख्या, करीब 25 वर्ष तक शासन करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। कुछ उल्लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त इसके बाद जैन मुनि बन गया था। करीब 25 साल तक शासन करने के बाद चंद्रगुप्त ने जो अपना सिंहासन अपने पुत्र को सौंप दिया था। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार था। अब है, बिंदुसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, बिंदुसार के शासन में मौर्य साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैल गया था और बिंदु की दक्षिण के राज्यों के साथ मैत्री थी। केवल कलिंग प्रदेश, ओडिशा और सुदूर दक्षिण के राज्य उसके साम्राज्य में नहीं थे।
उपयुक्त तीनों कथन सही है। कलिंग के लोग मौर्यों के अधीन नहीं रहना चाहते थे, इसलिए मौर्यों को उन पर आक्रमण करना पड़ा था। कलिंग के जो लोग थे वो मौर्यों के अधीन नहीं रहना चाहते थे, इसलिए मौर्यों ने उन पर आक्रमण किया और यह काम चंद्रगुप्त के पुत्र अशोक ने किया था। अशोक ने कलिंग के लोगों पर हमला किया था। अशोक के कलिंग के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अशोक ने कलिंग को जीतकर अपने शासन में मिला लिया। दूसरा, युद्ध से पीड़ित स्त्रियों और बच्चों को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने प्रण किया कि वो कोई युद्ध नहीं करेगा। इसकी व्याख्या है, उपरोक्त तीनों कथन सही है। मौर्य राजाओं में अशोक सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ था। मौर्य राजाओं में सबसे प्रसिद्ध अशोक था और वह भारत के महानतम शासकों में से एक था। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया, परंतु दोनों ओर की सेनाओं ने भारी हानि उठानी पड़ी। घायल और मरते हुए सिपाहियों को देखकर अशोक को बहुत बड़ा दुख हुआ। तब उसने फैसला लिया कि वह भविष्य में कोई युद्ध नहीं करेगा और इसके विपरीत वह यह प्रयत्न करेगा कि और लोगों को समझाए कि वे शांतिपूर्वक रहे। और भारतीय इतिहास में पहली बार सुदूर दक्षिण के प्रदेश को छोड़कर लगभग समूचा भारतीय उपमहाद्वीप एक शासक के अधीन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में हुआ है? तो फर्स्ट है चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। तो अशोक है। अशोक के अभिलेखों में प्राय उसे देवनाम प्रिय, देवना प्रियदर्शी और प्रियदर्शी तथा राजा उपाधियों से संबोधित किया गया है और पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया। उसने शासन के 12वें वर्ष के बाद अशोक ने राजाज्ञाएं जारी करना शुरू कर दिया। इनमें उसने धर्म, अच्छे शासन और लोगों का एक दूसरे के प्रति बर्ताव जैसे मामलों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इन राजज्ञाओं को चट्टानों तथा स्तंभों पर खुदवा दिया गया और इस प्रकार प्रजा को जानकारी मिली कि उनका राजा क्या सोचता है और इन अभिलेखों से भी हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट है, अशोक की राजज्ञाओं को अभिलेखों में समझाया गया है। और बी है, अधिकांश राजज्ञाओं खरोष्ठी लिपि में हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा आमतौर पर प्राकृत थी। अशोक की कुछ राजज्ञाएं यूनानी भाषा में थी और अफगानिस्तान में खुदवाई गई थी। तो कौन सा सही नहीं है? उसकी जो राजज्ञाएं थी ये खरोष्ठी लिपि में नहीं थी। अशोक बौद्ध था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, परंतु इससे भी अधिक वह उन सामाजिक आदर्शों में विश्वास करता था जो लोगों को शांतिपूर्ण और सदाचारी बना सके। इसे अशोक ने धमका है लोगों की मदद करना। और धम्म को अशोक ने राजज्ञाओं में समझाया है कि उसकी अधिकांश राजज्ञाएं ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्ठी में नहीं है, ब्राह्मी लिपि में है। तो कथन भी गलत है। उस समय भारत के अनेक प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। प्राकृत आम जनता की भाषा थी, जबकि संस्कृत भाषा ऊंची जातियों के शिक्षित लोगों द्वारा बोली जाती थी और अशोक अपने विचारों को आम लोगों तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि वो समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अशोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है?
वह इंसानों और पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के विरुद्ध था। इसकी इच्छा थी कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में शांति और सौहार्द से रहे। उसने युद्ध न करने का वचन दिया। उसने धार्मिक अनुष्ठानों और पशुओं की बलि देने पर प्रतिबंध लगाया। तो इसका ये है जो सत्य है। अशोक के समय अधिकांश धार्मिक संप्रदाय दो समुदाय में बटे हुए हैं। एक समुदाय था ब्राह्मणों का और दूसरा था श्रमणों का। दो समुदाय में बटे हुए थे, पहला ब्राह्मणों और दूसरा श्रमणों का। कभी कभी इन विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच जबरदस्त कलह भी होती थी और अशोक की इच्छा थी कि लोग एक दूसरे से मैत्री रखें और तरुण लोग बड़े बूढ़ों की आज्ञा माने, बच्चे अपने माता पिता के आदेश माने। उसने मालिकों से सेवकों के प्रति दयालु और नम्र रुख अपनाने का निवेदन किया था। आगे है, अशोक इंसानों एवं पशुओं की हत्या पर रोक लगाना चाहता था, अतः कथन ये गलत है। उसने धार्मिक अनुष्ठानों में पशुपति की बलि देने पर प्रतिबंध लगाया था क्योंकि वह इसे क्रूर कार्य समझता था। वह यह भी नहीं चाहता था कि लोग मांस खाए। उसने अपने रसोई में प्रतिदिन 2 मोर और 1 हिरन राजा के लिए पकाए जाते थे। इस पर उसने रोक लगा दी थी। वह पशुओं की हत्या पर रोक लगाना चाहता था। मौर्यकालीन कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक की राजगृहें चट्टानों और बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर खोदी गई थी। प्रत्येक स्तंभ के सिरे पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनाई गई थी। दोनों ठीक है। इसके व्याख्या, स्तंभों पर इतनी बढ़िया पॉलिश की गई थी कि ये शीशे जैसे चमकते हैं। सारनाथ के स्तंभ के सिरे पर 4 सिंह बनाए थे। सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंह बनाए गए थे। वर्ष 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 4 सिंहों की इस बनावट को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया था। स्तंभों पर जो सारनाथ के स्तंभ के ऊपर जो 4 सिंह बनाए थे, उन सिंहों को उन बनावट से ही राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समझाया है कि एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए। किस प्रकार योजनाबद्ध रूप से राजस्व, जिसमें भू राजस्व सम्मिलित है, संग्रहण करना चाहिए, धन अर्जित करना चाहिए तथा अर्जन की विधि सीखनी चाहिए और एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। तो इसका ये है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समझाया है कि एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए। मौर्य काल के बारे में बहुत कुछ जानकारी 2 साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। मौर्य काल के बारे में जानकारी है वो 2 साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। उनमें से एक है अर्थशास्त्र, और जिसका आज उपलब्ध अधिकांश हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने लिखा था। और दूसरा स्रोत है मैगस्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखा हुआ विवरण इंडिका। मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी है और आगे देखिए, मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैगस्थनीज है जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और उसने चंद्रगुप्त के शासन में कुल समय भारत में बिताया था। मैगस्थनीज का वृत्तांत, जिसका दुर्भाग्यवश कुछ ही अंश बचा है, उसका आंखों देखा वर्णन है। इसने पाटलिपुत्र के संदर्भ में जानकारी दी है कि यह एक विशाल और सुंदर नगर था और मजबूत परकोटे से घिरा हुआ था। मकान लकड़ी के बने हुए थे, परंतु राजा का महल पत्थर का बना हुआ था। मैगस्थनीज भारतीय समाज के बारे में लिखता है कि अधिकतर लोग खेती करते थे और उनको या तो उनकी
या तो अपनी भूमि होती थी या वे राजा की भूमि पर काम करते थे। वे गांव में सुखपूर्वक रहते थे। मैक्सवेल ने भारतीय समाज के बारे में क्या लिखा कि वे गांव के जो लोग हैं वे सुखप्रिय रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य 100 से कुछ अधिक साल तक टिका रहा और अशोक की मृत्यु के बाद वह छिन छिन होने लगा। मौर्य साम्राज्य के विघटन के प्रमुख कारण कौन से थे? फर्स्ट है, अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल थे और वे साम्राज्य का शासन अच्छी तरह संभाल न सके। सेकंड है, विशाल सेना और विशाल प्रशासनिक सेवा का खर्चा उठाने के लिए भी बाहरी धन की आवश्यकता थी। साम्राज्य के विभिन्न प्रदेश अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण प्रशासन एवं संपर्क स्थापित करने में कठिनाई होती थी। उपयुक्त 1, 2 एवं 3 तीनों कथन सत्य है। शायद बाद में मौर्य शासक इतने भारी खर्च के लिए पर्याप्त कर वसूल नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य के विभिन्न प्रांत अलग अलग होने लगे थे और अंत में स्वतंत्र बन गए थे। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। 185 ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी ईसा पूर्व हुई थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।